हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिकॉज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे फॉर्मूलाज का क्विक रिवीजन। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के जितने फॉर्मूलेज हैं सबका हम क्विक रिवीजन लेंगे, जिससे कि आपको बोर्ड में जो एमसीक्यूज आते हैं, जो एनसीईआरटी सीबीएसई में जो भी एमसीक्यूज आते हैं उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम एक बार हाईलाइट करेंगे, जिससे कि आपने पढ़ा तो सब कुछ है पर आपको सारा रिकॉल हो जाएगा और आप लोग उसको एमसीक्यूज में एट ए टाइम यूज कर पाओगे। ओके, तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें भी हम जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला है उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? हम लिखते हैं Q इक्वल टू NE। हमने बोला है जो चार्जेस होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं। ठीक है, ये जो N है दिस इज इंटीजर, जिसकी वैल्यू हो सकती है +-1, +-2, +-3। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू हो सकती है। और E जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इसकी इतनी वैल्यू होती है। तो कोई भी चार्ज होगा किसी बॉडी में, इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है। ठीक है, तो ये होता है पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमको क्या कहता है? कूलम्स लॉ हमको कहता है कि हमारे पास इस तरह से यहाँ पर एक चार्ज Q1 हो और यहाँ पर हमारे पास दूसरा चार्ज हो Q2, जिसके बीच में अगर डिस्टेंस R हो तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी लगेगा, तो इस मान लो कि ये Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, मान लेते हैं ऐसा Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो जो फोर्स लगेगा तो F की वैल्यू आएगी, वो आएगी K Q1 Q2 अपॉन R²। जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। ये हमारा कूलम्स ने लॉ दिया था। अगर सपोज Q1 और Q2 की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 होगी, मीन्स सोचो या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तब जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। और Q1 और Q2 वैल्यू लेस देन 0 होगी, मीन्स अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा तो Q1 Q2 वैल्यू लेस देन 0 आएगी। उस केस में क्या होता है, हमारा जो फोर्स आएगा वो आएगा अट्रैक्टिव। ठीक है, और इसके अंदर जो K होता है, K क्या होता है उसको हम देखो K बोलते हैं जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसको हम सॉल्व करेंगे जिसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका डायमेंशन भी आप इजीली लिख सकते हो। देखो K की वैल्यू कैसे आएगी, देखो K का डायमेंशन अगर हमको लिखना हो तो किस तरह से लिख सकते हैं हम? तो यहाँ पे देखो K इक्वल टू क्या आ रहा है, K इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं F × R² अपॉन Q²। इस तरह लिख सकता हूँ ना, K × F × R² अपॉन Q²। तो यहाँ पे F की वैल्यू होती है न्यूटन, जिसकी वैल्यू MLT-2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और R मीन्स रेडियस, मीन्स हो जाता है L² अपॉन चार्ज की वैल्यू होती है A × D एम्पियर × टाइम, Q इक्वल टू IT, तो A² T²। इसके ऊपर से आप K का डायमेंशन भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, M हो जाएगा M1 हो जाएगा L³ और T⁻⁴ और A⁻²। इस तरह से आप K का डायमेंशन निकाल सकते हो। तो किसी भी आपको फॉर्मूला पता हो तो आप डायमेंशन तो इजीली निकाल सकते हो। K जो होता है 1/4πε0 होता है। ओके, उसके बाद हमारा आता है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या होता है उसको समझते हैं। क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग हमने लेक्चर में कर लिया है, अब इसी इसका हम क्विक रिवीजन ले रहे हैं। उसके बाद आता है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी होता है ये ε0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना परमिट कर रहा है। मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया था कि अपने तक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड परमिट कर रहा है कोई भी मीडियम, उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। आपको नहीं पता हो तो आप सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 8.85 × 10⁻12। ओके, अब इसका आपको डायमेंशन निकालना हो तो हमको जो पता है K, हमको डायमेंशन निकालना तो क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 1/4πε0 होता है, तो ε0 हो जाएगा 1/4πk।
तो जो भी k का डायमेंशन हो, ये तो कांस्टेंट है, देखो ये वाला कांस्टेंट है, तो जो भी k का डायमेंशन हो उसको 1 अपॉन कर दो तो आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मिल जाएगा। आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R। तो k की जगह रखो 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह रखो 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो Q स्क्वायर अपॉन F इंटू R स्क्वायर। तो यहाँ से लिखोगे आप a स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन F क्या हो जाएगा MLT माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो इसके ऊपर से आप इसका डायमेंशन भी लिख सकते हो, जो भी इसका डायमेंशन है, इसका डायमेंशन जो हो जाएगा वो जाएगा m-1 L रेस टू -3 और T रेस टू हो जाएगा 4 और A रेस टू हो जाएगा 2। इस तरह से इसका डायमेंशन जो कि 1 अपॉन k के इक्वल है, आप उसको निकाल सकते हो। ओके, और इसका यूनिट क्या आएगा, देखो यूनिट हो जाएगा Q स्क्वायर मीन्स कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसकी वैल्यू आती है। ये होता है परमिटिविटी ऑफ एयर। ओके, तो अगर किसी मीडियम को हम फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, हम उसके लिए यूज़ करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम या एयर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना जो मतलब ये एयर का होता है ना परमिटिविटी, ये सबसे लोएस्ट होता है। मतलब किसी भी मीडियम को जो परमिटिविटी होगी वो डेफिनेटली एयर से ज़्यादा होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, मीन्स वो परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि जो एयर है उसकी परमिटिविटी सबसे कम है। यहाँ पर लिखता हूँ, देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, डायरेक्टली एमसीक्यूज में आ सकती हैं। जो एयर है उसका जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो सबसे कम होता है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो फोर्स होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। एयर के अंदर जो फोर्स लगता है कूलम्स फोर्स, वो सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई परमिटिविटी की। जो रिलेटिव परमिटिविटी इसको हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं या तो K से रिप्रेजेंट करो, ये दोनों टर्म यूज़ करते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी यूज़ करने के लिए। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर होता है। जैसे कि हमने ग्लास का देखा था, ऑलमोस्ट वाटर का देखा था परमिटिविटी, जो कि 81 आ रहा था। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के आप ढूंढ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो कूलम्स लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब क्या है कि डिफरेंट चार्जेस दिए हों अलग अलग पोजीशन पे, तो हमको उसका जो है नेट एडिशन करना होता है। जैसे आपको इस एग्जांपल्स दिखाऊं, एक ट्रायंगल के एग्जांपल से। मान लो हमारे पास यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, Q3 है। मान लो ये R1 डिस्टेंस पर है, ये R2 डिस्टेंस पर है। और मान लेते हैं कि चलो इसको हटा देता हूँ यहाँ से इस तरह से, और मान लेता हूँ कि ये जो है R2 डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर आप Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है उसको कैसे निकालोगे आप करोगे यहाँ पे F नेट जो हो जाएगा, F नेट उसको कर लेगा वेक्टर, जो जैसे कि ये फोर्स मेरा R13 हो जाएगा और ये फोर्स जो हो जाएगा R12। तो F1 मतलब F1 प्लस जो कि हो जाएगा F13 प्लस F12, इसका दोनों का वेक्टर एडिशन करोगे आप। वेक्टर एडिशन मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का डायरेक्शन मतलब एंगल भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, कितने एंगल पर हैं, उसके ऊपर से आप इसका वेक्टर एडिशन। जैसे कि यहाँ पे आप F13 निकालोगे तो आएगा K Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर। उस तरह से आप अगर F23 निकालोगे, सॉरी F12 निकालोगे तो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर से आप यहाँ पे दोनों का वेक्टर एडिशन, जो हमारा फॉर्मूला होता है ना F नेट का फॉर्मूला हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इस तरह से वेक्टर एडिशन होता है ना, बीच में एंगल अगर एंगल 60 डिग्री हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे थीटा की जगह आप 60 डिग्री पुट कर दोगे इस तरह से। ओके, इस तरह से वेक्टर एडिशन करना होता है अगर आपको डिफरेंट फोर्सेस दिए हों। ठीक है, तो हमने इसके बहुत सारे केसेस देखे थे, ट्राइंगल के देखे थे, स्क्वायर के देखे थे, और हमने देखा था कि ट्राइंगल के सेंटर पर हमारी जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही थी। इस तरह से हमने ट्राइंगल लिया था, इसके सेंटर पर जो फोर्स की वैल्यू 0 आ रही थी, बिकॉज यहाँ पर जो सपोज यहाँ पर अगर तीनों सेम चार्ज हो तो ठीक है, अगर तीनों सेम चार्ज हो तो, अगर अपोजिट चार्ज हो जाएंगे तो कहानी बदल जाएगी, क्योंकि ये इसको यहाँ पे खुजेगा, ये इसको यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे, तीनों का जो नेट सम आता है वो 0 आ जाता था, बिकॉज इन दोनों का नेट यहाँ पे आता था और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते थे।
तो ट्रायंगल और स्क्वायर मीन्स अगर क्लोज लूप होता था और चार्जेस सेम होते थे, क्लोज लूप और चार्जेस सेम होते थे, तो मतलब ऑलमोस्ट जो है इसमें जीरो आ जा रहा था। ओके, तो डिफरेंट केसेस में हमको ढूंढना पड़ सकता है। स्क्वायर के केस में भी जीरो आ जा रहा था, अगर हेक्सागोन हो उसमें भी जीरो आ जा रहा था। चार सेम होने चाहिए, अगर चार अपोजिट हो गए तो कहानी बदल जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे कहीं पूछ लिया, अगर यहाँ पर पूछ लिया यहाँ पर, तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कितनी उसकी वैल्यू आ रही है। ओके, तो हमारा हो गया क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये टॉपिक्स हमारे हो गए। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती थी, पॉइंट चार्ज, जैसे कि हमारे पास ये चार्ज क्यू हो और उसके आर डिस्टेंस पर यहाँ पे स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हो, और जो क्यू नॉट होता है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट बहुत ही जीरो होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे लिख दो, क्यू नॉट वेर लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, इस तरह से लिख दो। मतलब क्यू नॉट की जो वैल्यू है बहुत ही छोटी है। ओके, क्यू नॉट जो है क्यू से कंपेरिजन में बहुत छोटा है, क्यू नॉट इज वेरी 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 लेस देन क्यू। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू आती थी हमारे पास एफ अपॉन क्यू नॉट। मतलब जो फोर्स आ रहा है उसको आप टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी, और इसकी वैल्यू आ रही थी के क्यू स्क्वायर, सॉरी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो चार्ज हो और इसके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो, उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, हमारा फोर्स जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो हमारा डायमेंशन होता है वो क्या आता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एफ अपॉन क्यू नॉट, तो न्यूटन पर कूलम, या तो किसी किसी बुक में वोल्ट मीटर भी लिखा होता है। देखो यहाँ हमको पता है कि जो वी होता है वो, देखो यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वी बाई डी होता है। तो यहाँ से वोल्ट पर मीटर, अगर कभी आपको डायमेंशन मिले ना इसका, वोल्ट पर मीटर इंपॉर्टेंट है, तो वोल्ट पर मीटर कभी आपको डायमेंशन मिले इसका तो उसको भी आप नोट कर लेना। याद है हम थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं ई इक्वल टू वी बाई डी, तो उसके ऊपर से ये फॉर्मूला लिखा होता है। तो कभी आपको डायमेंशन में वोल्ट पर मीटर दे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हो सकता है। ठीक है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है और पॉइंट चार्ज का है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म, तो जिस तरह से हम कूलम्स लॉ को, मीन्स कूलम फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में एडिशन कर रहे थे, उसी तरह से सपोज हमारे पास यहाँ पे क्यू चार्ज हो, सपोज यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है। मान लो ये डिस्टेंस हमारा R1 जो है, मान लो डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू आएगा ना, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू R1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू R2, या तो Q1 लिख दो, हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। अब सबका वेक्टर एडिशन, ठीक है, मतलब एंगल लेके वो सब आपको करना पड़ेगा। ओके, जिस तरह से हम फोर्स वाले में करते थे उस तरह से इसमें भी करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन से हैं, हम लिखते हैं उसको। तो हमारे पास जो पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर सरफेस और वॉल्यूम वाला होता है। सबसे पहले लीनियर की बात करते हैं। इस तरह से हमारे पास लीनियर कोई ऑब्जेक्ट हो, 1D मीन्स सिंगल कोई ऑब्जेक्ट हो लीनियर, उसके ऊपर चार्ज इस तरह से हो, तो हमको मतलब एक यूनिट लेंथ में चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब सपोज हमको ऐसा बहुत सारे चार्ज बिखरे हुए दिए हैं, हमको एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको हमको फाइंड करने बोले, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कि जो वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा इक्वल, इसको हम बोलते हैं, इसको हम लैम्बडा बोलते हैं। तो लैम्बडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जो भी हमको लेंथ दिया हो, जैसे इतने हमको लेंथ में चाहिए फॉर एग्जांपल, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ करके हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर से मैं लिखूंगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्बडा इंटू एल। ठीक है, इस तरह से मान लो जैसे कि हमारे पास इतना लेंथ है, इसके अंदर चार्ज डी क्यू है, मान लो इसके अंदर चार्ज डी क्यू है, तो आप लिखोगे डी क्यू इक्वल टू, लिखोगे लैम्बडा इंटू डी एल, और जो लैम्बडा की वैल्यू है यहाँ पर क्यू बाई एल इंटू डी एल। ठीक है, तो सपोज इतने में डी क्यू चार्ज है, तो उतने में कितना यहाँ पर टोटल चार्ज आ रहा है, देखो इतना लेंथ में डी क्यू चार्ज आ रहा है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ओके, तो डी क्यू चार्ज में कितना, मतलब कितना आएगा वो निकाल सकते हो। ये क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी है जो कि लैम्बडा होती है। उसी तरह से हमारे पास सेकंड होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सेकंड क्या होता है हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप नोट करते जाओ और ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि ऑलमोस्ट आपके वो 1 या 2 पेज में आ जाए। ज़्यादा फॉर्मूला की वेस्ट मत करो, 1 या 2 पेज में आना चाहिए। बिकॉज सपोज एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करना हो तो आपके पास 1-2 पेज का ही फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। 10-15 पेज का तो नोट्स होता है, फॉर्मूला शीट सिर्फ 1-2 पेज की होनी चाहिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हम सिग्मा से डिफाइन करते हैं, सिग्मा, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से एक 2D में एरिया हो, इससे मान लो इसके अंदर चार्ज बिखरे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से चार्ज बिखरे हुए हैं और हमको किसी यूनिट एरिया में हमको चार्ज चाहिए कि इतना, इसके अंदर कितना चार्ज है। तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो मान लो जैसे इसके अंदर मान लेते हैं यूनिट एरिया जो कि DA है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हम कि DQ इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, Q अपॉन A इंटू DA। इस तरह से हम उसके यूनिट चार्ज में कितना चार्ज है हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, DQ इक्वल टू लिखेंगे हम सिग्मा इंटू A, है ना, DQ इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा इंटू DA और सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाई A। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ओके। ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि होता है Q अपॉन A। और थर्ड हमारा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3D ऑब्जेक्ट में लगाते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिफाइन करते हैं और रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम है। जैसे यहाँ पर सपोज एग्जांपल ले लूँ कि अब सर्कल हो, फॉर एग्जांपल सर्कल, तो यहाँ पर अगर यूनिट एरिया में चार्ज चाहिए होगा तो मैं क्या लिखूंगा, Q अपॉन पाई R स्क्वायर, इस तरह से मैं लिखूंगा, ठीक है। सर्कल के केस में इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। जैसे इसके अंदर मैं बात करूँ स्फीयर की, स्फीयर का मान लो इसका रेडियस R है, तो मान लेते हैं कि इसके पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज बिखरा होगा, तो मैं लिखूंगा Q अपॉन 4/3 पाई R3। और जैसे स्फीयर के सरफेस पर चाहिए, अगर स्फीयर के सरफेस पर चाहिए तो मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करूँगा। मान लेते हैं हमारे पास स्फीयर है फॉर एग्जांपल और उसके सरफेस पर हमको चाहिए, मान लो ये स्फीयर है और इसके सरफेस पर चाहिए, तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूँगा, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, जिसका इसका रेडियस अगर R हो तो, ठीक है, इस तरह से। और हमको स्मॉल एरिया में चाहिए तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे अपना सिंपल सा। तो हमारा हो गया टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अब देख लेते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग और इन्फाइनाइट वायर, वो सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। और रिंग के भी देखो इस तरह से, रिंग के जैसे मान लो हमारे पास देखो, ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो रिंग इस तरह से है, रिंग और इसके एक्सिस इस तरह से जो कि x डिस्टेंस पर है और इसका रेडियस r हो मान लो, और इसके अंदर सपोज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, ठीक है। तो इसके P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लिखेंगे हम KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। ये इसकी वैल्यू आती है एट अ डिस्टेंस x, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑनर मतलब एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है। रिंग के एक्सिस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2, ठीक है। और हमने इसके डिफरेंट केसेस देखे थे, जैसे कि हमारे पास इस तरह से कोई एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मान लो ये हमारा क्या है, आर्क है, ठीक है, आर्क जो कि थीटा एंगल पर हो और इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। तो हमने इसका जनरल फॉर्मूला निकाला था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2k लैम्बडा बाई r। मान लो इसका रेडियस अगर r हो तो 2k लैम्बडा बाई r साइन थीटा, या तो इसको अल्फा बोल देता हूँ मैं, तो साइन अल्फा बाई 2, इस तरह से हमने फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। और जो अल्फा होगा, अल्फा इक्वल टू होगा 180 फॉर, ये अल्फा इक्वल टू 184 होगा सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में अल्फा इक्वल टू 180 होगा, तो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर 180 डालो तो 180/2 हो जाएगा 90, तो यहाँ पे फॉर सेमी सर्कल ये हो जाएगा 180 डिग्री और रेडियस r है, तो इसका फॉर्मूला आएगा सेमी सर्कल के लिए 2k लैम्बडा बाई r, इस तरह से। क्वाड्रेंट का पूछूं, इस तरह से क्वाड्रेंट, तो आप अल्फा की वैल्यू क्या डालोगे 90, तो यहाँ पे 90 डालोगे तो 90/2 हो जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 45, तो 1/√2, तो 1/√2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा √2k लैम्बडा बाई
r। तो जो भी आपको पूछा हो यहाँ पर देख लेना, अगर सर्कल पूछा हो तो यहाँ पे 2 पाई डाल देना, 2 पाई बाई 2, तो यहाँ पे सर्कल के देखो सेंटर एक्सिस पर आ जाएगा 0 इस तरह से, ठीक है। तो आपको जो भी मतलब पॉइंट पूछा हो उसी पॉइंट पर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ओके। वेल लैम्बडा क्या है, लैम्बडा है इस तरह का चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसके ऊपर से हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, ओके। तो हमारा केस हो गया रिंग का। अब हम बात करते हैं डाइपोल का। तो डाइपोल क्या होता है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जो कि सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस होते हैं। इक्वल चार्ज होते हैं हमेशा डाइपोल में, याद रखना, ठीक है। और वो दोनों चार्ज होते हैं वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। मान लो हमारे पास इस तरह से -q चार्ज है और मान लो हमारे पास इस तरह से +q चार्ज है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हम हमेशा सेंटर से लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम, सेंटर से। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं a बोल देता हूँ और यहाँ पर डिस्टेंस मैं a बोल देता हूँ। तो हमने यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखा था। डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है q × 2a। यहाँ पे चार्ज देखो, दोनों का चार्ज तो सेम ही है, एक अब नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, पॉजिटिव चार्ज में। और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जैसे कि हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हो फॉर एग्जांपल, और हमारे पास +q चार्ज हो, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो +q अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा और -q चार्ज है वो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। इसके ऊपर फोर्स लगेगा QE, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो -QE लगेगा, ठीक है। Q × E होता है ना फोर्स, इस तरह से। ये बात वहाँ पर रह गई थी इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ओके। तो हमने डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखा, आया q × 2a। अब जो डाइपोल मोमेंट होते हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट्स पर, जैसे कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जैसे इस तरह से हमारे पास -q चार्ज हो, ये +q चार्ज हो, इनके बीच में डिस्टेंस यहाँ सेंटर से हम ले a, ये डिस्टेंस हो गया a, और सेंटर से डिस्टेंस x, देखो ध्यान से मैं कहाँ से डिस्टेंस ले रहा हूँ, सेंटर से अगर x डिस्टेंस पर हो इस P पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं हम 2kp अपॉन x³, 2kp अपॉन x³ हम इस तरह से लिखते हैं। और इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता है ना वो अलॉन्ग द डाइपोल आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन हम लिखते हैं, बिकॉज डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव तो पॉजिटिव, इस तरह से। और यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी और इसकी वजह से, तो उसका डायरेक्शन भी आएगा अलॉन्ग द डाइपोल, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है। और दूसरा केस होता है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस देखते हैं। चलो यहाँ नीचे देख लेता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से नेगेटिव चार्ज, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, बीच में डिस्टेंस ये है a, ये डिस्टेंस है a। तो ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट पे, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मान लेते हैं, ये डिस्टेंस जो है x है, ये डिस्टेंस जो है x है, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस a है। तो हमारा जो वैल्यू आती है उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है 2, और इसकी वैल्यू आती है देखो यहाँ पर -kp अपॉन x³, ये हमारी वैल्यू आती है, ठीक है, -kp अपॉन x³। ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो नेट, यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना वो डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट होता है। देखो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये है, लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ आएगा, मीन्स डाइपोल के जस्ट अपोजिट आता है। इसलिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ रहा है kp अपॉन x³, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, तो 2kp अपॉन x³, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन से है, यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए आया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज अपोजिट टू डाइपोल। ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली एमसीक्यूज में, इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो पूछ लेते हैं, इन दोनों का कभी कभार रेशियो पूछ लेते हैं। रेशियो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इन दोनों का रेशियो। तो दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा, देखो अगर दोनों का डायरेक्शन अगर सेम अज्यूम करें, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो रेशियो जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2:1, है ना। बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2:1। तो इसका ये रेशियो ये भी याद रख लो आप, तो एक बार डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, ओके, इस तरह से।
ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अंदर का डिस्टेंस होता है बहुत ही स्मॉल होता है, मीन्स जो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, हमारा जो x डिस्टेंस होता है ना बहुत ही a से बहुत बड़ा होता है। ओके, इतनी बात का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम इनफाइनाइट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इनफाइनाइट चार्ज हो तो उसके ऊपर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट वायर। ओके, तो हमारे पास इस तरह से इनफाइनाइट वायर हो, मान लो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वायर की बात कर रहा हूँ, फाइनाइट वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, इनफाइनाइट वायर की। ठीक है, हमको किसी पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो हम उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, जैसे कि हमारा आर डिस्टेंस दूर है तो हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखते हैं, ई इक्वल टू होता है हमारा 2k लैम्बडा बाई आर, हमारा ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, यही फॉर्मूला हमारा सेमी सर्कल के लिए आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्बडा बाई आर, ये हमारा फॉर्मूला, इसको याद रख लो इनफाइनाइट वायर के लिए। ओके, उसके बाद हमारी बात करते हैं शीट्स के लिए। तो शीट हमारे पास इस तरह से इनफाइनाइट अगर शीट हो, इनफाइनाइट शीट हो अगर, मान लो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके अंदर लैम्बडा है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बिकॉज ये शीट है ये 2D में होता है, जिसके लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज एट अ पॉइंट P, इस पॉइंट P पर हमको जो कि डिस्टेंस सपोज मान लो कोई भी डिस्टेंस पर हो, x डिस्टेंस पर हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है ना, वो आती है सिग्मा अपॉइंट 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या है हमारा थिन शीट है। ओके, शीट अगर थिन हो तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आती है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पर ये भी थिन शीट इनफाइनाइट है। ओके, इनफाइनाइट शीट्स है। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है ये एक्स डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखोगे तो वो सेम ही आएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो बाई चांस कभी आपको इसको ग्राफ पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना के दिखाओ, तो कांस्टेंट आ जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रही। तो कभी ग्राफ पूछा तो डायरेक्टली आप इस तरह से निकाल सकते हो। इसका ग्राफ पूछा तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r के प्रोपोर्शनल आ रही है। तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस r, तो 1/r के लिए इस तरह से ग्राफ बनता है। ठीक है, तो कोई किसी का भी आपको ग्राफ पूछा तो आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो, देखो किस तरह से वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके साथ। ओके, तो हमारी बात हो गई इनफाइनाइट शीट की और बात हो गई इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं किसके, डाइपोल मोमेंट के, टॉर्क की। ठीक है, तो मान लो हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके अंदर हमारा डाइपोल रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर डाइपोल रखा है, -q +q, ये डिस्टेंस जो है a, सेंटर से हमेशा लेते हैं, याद रखना डिस्टेंस a। अब इसका डाइपोल मोमेंट हमको ढूंढना हो तो किस तरह से हम ढूंढेंगे। ठीक है, इसका जो डाइपोल मोमेंट हमको पता है, इसका जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P = लिखूंगा मैं Q × 2a, ये है डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है वो आता है P × E। P × E मीन्स PE sin थीटा, इस तरह से फॉर्मूला आता है टॉर्क का। कब, व्हेन टॉर्क इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका ये फॉर्मूला आता है PE sin थीटा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो थीटा इज द एंगल बिटवीन, देखो यहाँ पे तो ये है मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q to +q, और ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इनके बीच में जो एंगल है उसको हमने थीटा बोला है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं पता है, ये +q यहाँ पे रख देते हैं, -q यहाँ पे रख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है, मतलब अगर +q -q इस तरह से दिया होगा तो ये हो जाएगा मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और ये होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको ये एंगल थीटा दिया है ना, तो आपको ये मत कंसीडर करना, आप ये कंसीडर करना। अगर यहाँ पे इसको अपोजिट कर दिया तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव तो पॉजिटिव ऐसा हो जाएगा ना, जैसे कि ये हम अगर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है।
तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, तो हमको ये एंगल कंसीडर करना है। ओके, कभी कभार क्या करते हैं, छोटे मोटे ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर, और आपके क्या जल्दी जल्दी मार्क्स कट जाते हैं बिकॉज आप थीटा एंगल देखना भूल जाते हैं। ओके, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फॉर्मूला क्या है, पीई साइन थीटा, और इसके अंदर होता है टाइम पीरियड। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको हमने स्मॉल ऑसिलेशन दे दिया इस तरह से, dx इस ऑसिलेशन दे दिया, तो उसका जो टाइम पीरियड आता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फॉर्मूला नोट कर लो, आए या ना आए लेकिन फॉर्मूला आप नोट कर लो। क्या पता कभी कभार डायरेक्टली एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लिया क्या होता है, तो इसका जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 2 पाई √I/PE। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आता है। P जो होता है डायपोल मोमेंट होता है, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, I जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टर्म्स दिए होते हैं, आप इसका डायरेक्टली ये फॉर्मूला नोट कर लो। ओके, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो क्विक रीजन हो रहा है फॉर्मूला का। ओके, तो होप सो आपको समझ पड़ रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको हम फाई से डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स अगर इसके वेक्टर में भी इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, तो दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू ए। मतलब मान लो ए जो होता है हमारा, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए जो होता है एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो। जैसे मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो इस तरह से इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर रखा गया है, और मान लो इसका जो ये है ए है। ओके, ये ए हो गया, तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, तो सॉरी ई डॉट ए होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ई डॉट ए वेक्टर होता है। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो इसका जो मीन्स सपोज इसको साइड ए है, इसका ये भी साइड ए है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूंगा। मान लो कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, मान लो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। इसका एरिया वेक्टर क्या है, बिकॉज ये एक्स वाई प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर भी अलोंग द जेड एक्सिस आएगा। तो यहाँ पे जो मैं फ्लक्स की वैल्यू लिखूंगा, फ्लक्स की वैल्यू लिखूंगा E इंटू इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों बीच में एंगल 0 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आ रहा है E ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 नहीं है। थीटा इक्वल टू 0 है तो कॉस 0 हो जाएगा 1, इसलिए ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। कभी क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। देखो एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर है जेड एक्सिस में। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो उस केस में फ्लक्स हमारा जो हो जाएगा वो 0 आ जाएगा। और इसके ऊपर से हमारा आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि नंबर फ्लक्स जो एंक्लोज होता है वो होता है 1/, देखो इस तरह से फ्लक्स एंक्लोज्ड, इस तरह से हमारा फॉर्मूला आता है Q/ε0। ये हमारा फॉर्मूला आता है जिस चार्ज इनसाइड। और उसके ऊपर से हमारा जो फॉर्मूला आपको पता होगा हम लिखते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल टू आता है Q इनसाइड अपॉन ε0। जिस तरह से हमारा E इंटू ए लिखा है, अगर स्मॉल एरिया लिया हमने, छोटा सा एरिया, तो हमको DA लेके इंटीग्रेट भी करना पड़ सकता है। ओके, तो DA लेके हम जैसे कि सर्कल दिया हो फॉर एग्जांपल, तो DA करके पूरे सर्कल में इंटीग्रेट कर देंगे πr² में, उस तरह से। अब यहाँ पे गॉस लॉ का ये फॉर्मूला है, इसके अंदर अब ध्यान से सुनना। ठीक है, इसके अंदर बहुत 2-3 बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहली बात कि हमारे पास 2-3 चार्ज दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। जितने भी चार्ज दिए हों, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से होगा, भले वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे इस तरह से हमारा गॉसियन सरफेस है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर ये प्लस Q1 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है, और बाहर है प्लस Q4 चार्ज, और बाहर है Q5 चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से आएगा। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। ठीक है,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे चार्ज की उधर से आएगा, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज इनसाइड है, ये जो क्यू इनसाइड है मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब देखो ये जो क्यू इनसाइड है यहाँ पे, ये ओनली ड्यू टू, यहाँ पे लिखो ओनली ड्यू टू चार्ज इनसाइड, ठीक है। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहा है उसके वजह से आएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सारे चार्ज की वजह से आता है। फ्लक्स में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया क्यू इनसाइड, मतलब जो फ्लक्स होगा वो चार्ज इनसाइड की वजह से होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे चार्ज की वजह से आएगा। तो मतलब क्वेश्चन में आपको पूछ लिया फ्लक्स, तो फ्लक्स जो होगा वो ओनली इनसाइड चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऑल चार्ज, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप उसको नोट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं स्पेरिकल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम गॉस लॉ की मदद से निकालते थे। आप सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लो डायरेक्टली कि हमारे पास इस तरह से स्पेरिकल चार्ज है जिसका रेडियस आर हो। हम सबसे पहले बात करते हैं हॉलो, ठीक है, हॉलो थिन, ऊपर को ये सब रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉलो स्पेरिकल की। आपके हॉलो वाला है आपके सिलेबस में, तो हॉलो का ही दिखाता हूँ आपको। हॉलो स्पेरिकल शेल, शेल बोल दिया, वैसे तो हॉलो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्पेरिकल शेल बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि हॉलो की ही बात कर रहा हूँ। तो हॉलो में क्या होता है कि अंदर कोई मटेरियल है ही नहीं, सारा चार्ज जो होता है इस तरह से सरफेस में होता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। सारा चार्ज जो होता है क्या होता है, एकदम सरफेस पर, और इसका रेडियस मान लो आर है। तो हमको अब पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले इस ए पॉइंट की बात करता हूँ और ए बी पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो कि है इनसाइड पॉइंट, तो इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सॉरी इनसाइड पॉइंट में, बिकॉज यहाँ पर एक भी चार्ज एनक्लोज्ड है ही नहीं, इनसाइड पॉइंट में देखो चार्ज एनक्लोज 0 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड पॉइंट पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज अंदर जो है कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड है ही नहीं। तो इनसाइड पॉइंट पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, और आउटसाइड पॉइंट पर यहाँ पे पी पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर हमको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डिस्टेंस r पर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है KQ/r²। इसको आप इस तरह से निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू Q/ε0। तो E हो जाएगा, dA क्या होता है इसका, बिकॉज हम आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा 4πr² इक्वल टू Q इसका टोटल चार्ज मान लेता हूँ Q है, तो यहाँ पे Q लिखोगे अपॉन ε0, तो यहाँ से लिखोगे आप कि 1/4πε0 इक्वल टू लिखोगे Q/r², तो यहाँ से आप लिख सकते हो KQ/r²। इस तरह से आप निकाल सकते हो। और आपको बता दो कि जो गॉस लॉ होता है वो ऑलवेज वैलिड होता है, लेकिन जो है हर जगह यूजफुल नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी आपको इस तरह से आ जाए कि वेयर इज गॉस लॉ वैलिड, तो गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर। डायरेक्ट एमसीक्यूज के क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कभी ऐसा पूछें कि वेयर इज गॉस लॉ वैलिड, मतलब कहाँ कहाँ हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, तो आप हर जगह लगा सकते हो, लेकिन हम उसको जनरली लगाते हैं सिमेट्रिकल कंडीशन में, जिससे क्या है वो लगाना यूजफुल ईजी हो जाए। लेकिन वैलिड तो वो हर जगह है, वैलिड इज एवरीवेयर, हमेशा गॉस लॉ वैलिड है। तो हमारा हो गया फर्स्ट चैप्टर का रिविजन। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसका फॉर्मूला रिवीजन करते हैं हम। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो हमारे पास इस तरह से सपोज ये चार्ज Q1 है और ये डिस्टेंस R पर, इन्फिनिटी से हम Q0 चार्ज को यहाँ पर लेके आ रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन पर, जिसके अंदर वर्क डन हो रहा है W, जिसके अंदर वर्क डन हो रहा है W। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं हम, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मान लो इस तरह से लिखते हैं हम, डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम, जैसे कि यहाँ से इन्फिनिटी टू लेकर पॉइंट P है, पॉइंट P तक अपॉन द चार्ज Q0। इस तरह से इसको हम फॉर्मूला लिखते हैं, वर्क डन अपॉन Q0। इन्फिनिटी से Q0 चार्ज को हम इस P पॉइंट पर कन्फिग्रेशन पर ला रहे हैं, तो हम V की इक्वल टू लिखेंगे इन्फिनिटी टू P अपॉन Q0। और मान लो कि हमारे दो पॉइंट जो है फाइनाइट हो, जैसे कि हमारे पास इस तरह से चार्ज Q हो, मान लो ये हमारा डिस्टेंस जो है ये हमारा डिस्टेंस जो है R1 है, मान लो हमारा डिस्टेंस जो है R2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने वर्क डन किया W,
मान लो, क्योंकि 2 से लेके 1 तक। हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 2, पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 इस तरह से लिखूंगा मैं, ठीक है। V2 माइनस V1 इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। ऐसा अगर V1 माइनस V2 करना है हमको, तो वर्क डन फ्रॉम 2 to 1, 2 से लेके 1 तक जितना वर्क डन लगा उसको अपन टेस्ट चार्ज हम Q0 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इसका डेफिनेशन होता है वर्क डन अपॉन Q0, वर्क डन अपॉन Q0। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। सबसे पहली बात स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मीन्स उसका हम डायरेक्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इस तरह से Q0 चार्ज हो, यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, और मान लो यहाँ पर एक Q3 चार्ज है। मान लो ये R1 डिस्टेंस पर है, ये R2 डिस्टेंस पर है, और ये R3 डिस्टेंस पर है। तो इसमें कोई भी वेक्टर एडिशन हमको नहीं लगाना, डायरेक्टली हमको पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली लिखेंगे हम कि वी नेट लिखूंगा मैं डायरेक्टली, वी नेट इक्वल टू लिखूंगा मैं V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। इफ चार्ज इज नेगेटिव तो V1 माइनस V2 माइनस, मतलब वो चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो बात मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन आप इतना समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का डायमेंशन ml² t-2 अपॉन चार्ज हो जाएगा AT, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। मैं अलग से लिख देता हूँ, चलो अलग से लिख देते हैं इसका डायमेंशन, यहाँ हटा देता हूँ। इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, देखो डायमेंशन लिख रहा हूँ मैं, तो डेल्टा V का क्या आ जाएगा, वर्क डन अपॉन Q0। तो वर्क डन का क्या होता है ml² t-2 अपॉन Q0 क्या होता है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है IT, Q इक्वल टू IT, तो हो जाएगा A इंटू टी, ओके। तो इसके ऊपर से मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ ml² t-3 A-1। इस तरह से इसका पोटेंशियल का डायमेंशन आ सकता है, आप इजीली निकाल सकते हो। और इसका जो यूनिट होता है उसको हम वोल्ट में लिखते हैं, VOLT, वोल्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, शेल और डाइपोल। तो इसका हमने डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, याद है आपको, सेल की मदद से, डाइपोल की मदद से। ज़्यादा फॉर्मूले में वेरिएशन नहीं आता। जैसे कि हमारे पास इस तरह से एक रिंग हो जो कि डिस्टेंस सपोज x डिस्टेंस पर हो, इसका रेडियस सपोज r हो, इसके बाद चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, फॉर एग्जांपल चार्ज q इसके पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, q चार्ज। तो हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था एट अ पॉइंट P, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P क्या आएगा, वो आता है KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ R² प्लस X²। इसके अंदर कोई डायरेक्शन, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, बिकॉज ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्टली हमने ये फॉर्मूला निकाल दिया है, ओके। ये होता है पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। उसके बाद बात करते हैं हम शेल की। तो शेल में डिफरेंट केसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओके। तो बात करते हैं शेल की। ये क्या है, रिंग है, रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल। इस तरह शॉर्ट नोट्स बताओ, आप सिर्फ डायग्राम बनाओ, जस्ट उसका फॉर्मूला लिख दो, 1-2 पेज में आपका पूरा फॉर्मूला आ जाना चाहिए, ठीक है। शेल की बात करते हैं, तो स्फेरिकल शेल की बात करते हैं इस तरह से। तो मान लो इसका रेडियस r है, तो हमको पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, हमको पता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है इसका मतलब अंदर जो है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। तो अंदर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या आता है, सपोज कि मान लो ये पॉइंट O है, मान लो ये पॉइंट मेरा R है और ये आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट मतलब इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। मतलब इनसाइड चाहे जो भी पॉइंट लो, हमेशा पोटेंशियल जो है सरफेस के इक्वल आएगा, जिसकी वैल्यू आती है इनसाइड और सरफेस की दोनों वैल्यू सेम आती है KQ अपॉन कैपिटल R। मान लो इसके बाद चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो KQ अपॉन कैपिटल R, ठीक है। इसका रेडियस जो है R है। मतलब यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहे जिस पॉइंट पर देखो, यही इसका फॉर्मूला है जो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और बाहर किसी पॉइंट पर करोगे तो आउटसाइड जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा KQ अपॉन स्मॉल r, मीन्स वो r डिस्टेंस से वेरी करेगा। जो स्मॉल r जो है हमारे वेरिएबल है, जैसे जैसे r होगा तो पोटेंशियल जो है आउटसाइड पॉइंट पर V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ जाएगा,
ठीक है, अंदर कांस्टेंट है, बाहर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, और इसका जो ग्राफ होता है इस तरह से बनता है। ठीक है, ये हमारा आर पॉइंट है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट, और बाहर की तरफ डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है क्या, और पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, कभी इसका ग्राफ आ जाए तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। किसका ग्राफ है, स्पेरिकल सेल का, हॉलो सेल है। ठीक है, चार्ज जो है पूरा आउटसाइड है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, सारा चार्ज जो है इस तरह से सरफेस पर है। तो उस केस में पोटेंशियल क्या आता है हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप नोट कर लो, डायरेक्टली आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं डाइपोल। डाइपोल की मदद से कितना पोटेंशियल होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाओ और डाइपोल लॉ की मदद से देखते हैं। तो डाइपोल की बात करते हैं। डाइपोल तो आपको पता ही क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस मान लो ये मेरा ए डिस्टेंस है और ये मेरा ए डिस्टेंस है। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, Q × T होता है, Q × 2A। तो इसका अगर एक्सियल पोजीशन पर, मान लो एक्सियल पोजीशन पर अगर हमको पोटेंशियल ढूंढना हो, मान लो जैसे कि ये डिस्टेंस हमारा x हो और इस P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल ढूंढना हो, कितना हो जाएगा, मान लो ये P पॉइंट है, इससे हमको पोटेंशियल ढूंढना हो तो पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाता है KQ/x²। यहाँ पे ध्यान रखना कि पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x² होता है। ठीक है, याद है हमने वो इलेक्ट्रिक मतलब पहले चैप्टर में किया था, तो 1/x³ आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब पोटेंशियल जो है 1/x² आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ऐड या सेपरेट हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो डायरेक्टली हमारा पोटेंशियल 1/x² के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अच्छा, इतनी बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर सपोज एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पोटेंशियल जीरो है, बिकॉज पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज बदल गया, देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज रखना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन की। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, ऐसा पोजीशन मतलब जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, -Q और यहाँ पे +Q, और इसका जो डिस्टेंस है वो जो है यहाँ पर ये ए डिस्टेंस है और ये ए डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर किसी हमको इक्वेटोरियल पोजीशन पर इस पॉइंट बी पर हमको पोटेंशियल ढूंढना हो तो इसकी वैल्यू जो आती है वो 0 आती है। अब 0 क्यों आती है, मैंने बताया कि जो पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये डिस्टेंस भी हमारा सेम है, r है, मान लो ये डिस्टेंस भी हमारा r है, तो दोनों डिस्टेंस r है, तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। एक की वजह से पॉजिटिव, एक की वजह से नेगेटिव, पोटेंशियल जो है कैंसिल आउट हो गए, बिकॉज क्या है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस सेम, तो पोटेंशियल जो है डायरेक्टली 0 आ गया। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अगर हमको किसी रैंडम पॉइंट पर, मीन जनरल किसी पॉइंट पर पूछ लें, -Q और +Q, जनरल किसी पॉइंट पर पूछ लें, हमारा डिस्टेंस ये a है और ये हमारा डिस्टेंस a है, और किसी रैंडम पॉइंट P पर हमको पूछ ले जो कि थीटा एंगल पर है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे हम, पोटेंशियल का फॉर्मूला आ रहा है KQ cos θ/r²। तो इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर cos θ की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और एक्सियल पॉइंट पर cos θ की वैल्यू 0 हो जाएगा तो KQ/x² आ जाएगा। ठीक है, मान लो डिस्टेंस अगर x है तो यहाँ पे लिखोगे आप x², इस तरह से। ये क्या हमारा जनरल किसी पॉइंट पर है, जनरल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पोजीशन पर 0 आती है, बात ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब इस किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ढूंढो, इस पॉइंट पर ढूंढो, इस पॉइंट पर ढूंढो, इस पॉइंट पर, ये सारे पॉइंट पर क्या है कि पोटेंशियल की वैल्यू 0 आती है। और इसी प्लेन को, ऐसा प्लेन जहां पर सारे पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ रही हो, उसी को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा प्लेन बोल दो वेयर एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम। ऐसा सरफेस जहां पर एवरी पॉइंट पोटेंशियल सेम हो,
उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर हमारा जो प्लेन होता है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसके परपेंडिकुलर हमारा जो प्लेन होता है, इसके सारे पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है सेम होता है। ठीक है, पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहाँ पर सारे पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, याद रखना है पॉइंट्स को। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन 0 होता है। आपको पता है कि इसमें 2 पॉइंट पर कहीं भी मूव करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बिकॉज जो है फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम हो जाएगा, तो वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सेम हो गया, तो जो है फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा, तो वर्क डन भी हो जाता है 0। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर लिखो V/d। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है V/d आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल की वैल्यू अगर ढूंढना हो मेरे को, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी E/d। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट अगर डायरेक्टली हो, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं उसके अंदर से, तो हमारा एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है, जो कि वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप नोट करो। पोटेंशियल इज माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। माइनस यहाँ पे इसलिए लगा है बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, मतलब पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। जैसे कि हमारा ध्यान रखो, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इसके अलॉन्ग मूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख लो पोटेंशियल डिक्रीजेस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिक्रीजेस अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है, बात को ध्यान रखना है। मतलब जैसे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो अगर ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, तो पोटेंशियल जो है ए पॉइंट पे ग्रेटर होगा, क्योंकि मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। ये बात इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो हम इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन अब लिखूंगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, मतलब वेक्टर फॉर्म में दिया हो या वेरिएबल हो तो हमको इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम इस तरह से उसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर उल्टा पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी dV/dr। ठीक है, और पोटेंशियल हो रहा है E/dr। मतलब अगर पोटेंशियल से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और पोटेंशियल फाइंड करना हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पोटेंशियल दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब इस तरह से अगर फॉर्मूला दिया हो, फॉर एग्जांपल इस तरह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 3x² + 2y² जे कैप, एग्जाम्पल ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, उसकी लिमिट डाल के। लेकिन अगर पोटेंशियल दिया हो हमको, तो पोटेंशियल के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, याद रखना। और पोटेंशियल हमेशा स्केलर में दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वेक्टर में दिया होगा, तो इसका रिलेशन होता है ई एंड वी के बीच में। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये हमारा भी स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें हमें डायरेक्टली एडिशन करना होता है, लेकिन देख लो किस तरह से होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का होता है K Q1 Q2/R। यहाँ पे चार्जेस आपको विथ साइन रखने होते हैं। ठीक है, चार्ज विथ साइन।
जो हम फोर्स निकालते हैं तो उसके अंदर चार्ज हमको साइन के साथ नहीं रखना होता है, यहाँ पे चार्ज होता है विथ साइन के साथ रखना होता है। मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इस तरह से अलग अलग चार्ज, जैसे यहाँ पे इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन दिया हो, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये डिस्टेंस जो है R1 है, ये डिस्टेंस जो है R2 है, डिस्टेंस जो है R3 है, ये हमारा चार्ज Q1 है, ये हमारा चार्ज Q3 है, हमारा चार्ज Q3 है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिस्टम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिस्टम ढूंढना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ढूंढना हो तो हमको जितने भी चार्जेस दिए हैं सबकी वजह से ढूंढना पड़ेगा। एक तो देखो ये है, दूसरा ये कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा ये कॉन्फ़िगरेशन है। सारी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखूंगा मैं K Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है, सारे के चार्जेस भी सेम है तो ऐड ही कर रहा हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन R3। इस तरह से आपको सारे सिस्टम को आपको ऐड करना पड़ेगा, जितने भी सिस्टम में चार्ज हो। जो स्क्वायर हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर आ रहा है इस तरह से Q1 Q2 Q3 Q4, तो यहाँ पे एक तो हो जाएगा ये R1, एक तो हो जाएगा R2, एक तो हो जाएगा R3, एक तो हो जाएगा R4, ये 4 हो गए। और भी क्या होगा, ये Q1 और Q4 के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, Q3 और Q2 के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, तो सारे भी लिखने होते हैं। जितने पेयर्स बनते होते हैं ना, सारे पेयर्स हमको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड करने का हमारे पास तरीका है कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ पेयर हम लिखते हैं इसको n इंटू n-1/2, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस हैं, n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ पेयर फाइंड करने का तरीका है, जिसको आप NC2 भी लिख सकते हो, या तो इस तरह से लिखो n इंटू n-1/2। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हेक्सागोन दिया हमको इस तरह से, स्क्वायर दिया हो, देखो समझो स्क्वायर दिया हमारे पास, तो जैसे कि ये Q चार्ज है, ये भी Q है, ये Q है, ये Q है मान लो, तो किस तरह से लिखेंगे हम, n इंटू स्क्वायर जब 4 डालेंगे तो 4 इंटू 3 12, 12/2 6 हो जाएगा। मतलब 6 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। कौन सा, ये 1, ये 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, टोटल 6 पेयर बनेंगे। सारे को आपको टोटल ऐड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से पहले लिखूंगा मैं, देखो इस तरह से लिखता हूँ मैं, टोटल यू नेट लिखूंगा, यू इसका, ये सारे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का। अगर किसी एक चार्ज पे भी पूछा, जैसे मान लो अगर पूछ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑन चार्ज Q3, तो Q3 के उधर से इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर से इसके ऊपर, तो टोटल 3 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे पूछ लिया, इस ट्रायंगल दिया हो और यहाँ पे Q1 है और Q2 है और Q3 है, पूछ लिया कि Q2 के ऊपर नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो अब इन दोनों को कॉन्फ़िगरेशन और इन दोनों का देखोगे, ठीक है। तो अब ये मत ले लेना, क्योंकि हमको सिर्फ स्पेशली मतलब ऐसा बोला गया है कि Q2 का ढूंढो। अगर आपको सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछी ना, तब आप नंबर ऑफ पेयर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना। लेकिन किसी इंडिविजुअल चार्ज से पूछा, तब उस चार्ज की वजह से इस पे जो है डिस्टेंस लगाकर आप जो है फॉर्मूला कर लेना, ओके। आपको इसको आता ही होगा, आपको सिर्फ रिवाइज करा दे रहा हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या, कैपेसिटर की बात कर लेते हैं हम। कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अंदर, याद है, जिसका फॉर्मूला होता है C = होता है Q/V, ठीक है। तो पोटेंशियल देने मतलब कि अगर किसी कैपेसिटर को Q चार्ज देना हो तो उसके ऊपर कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, या उसको V पोटेंशियल से बना तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, उसके ऊपर हम लिखते हैं कैपेसिटेंस। कि हमको Q चार्ज देना हो तो उसके ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, या तो इसके अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए कितना चार्ज हमको देना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं C = Q/V, जो कि ये Q होता है चार्ज और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं Q = CV, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर अलग अलग केसेस आते हैं। स्पेरिकल कैपेसिटर हो इस तरह से, जिसका रेडियस R हो, तो हम कैपेसिटेंस लिखते हैं 4πr∈0, ठीक है। 4πR∈0। इस सब का डेरिवेशन हमने किया था, एकदम सिंपल होता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ओके।
तो C इक्वल टू आता है 4/r एप्सिलॉन नॉट, ओके, फॉर अ स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल कैपेसिटर, सॉरी स्पेरिकल कैपेसिटर आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर, ओके, इस तरह से इसका फॉर्मूला है। उसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो कि इंपॉर्टेंट है और पूरे मतलब लेक्चर के अंदर, मतलब पूरे चैप्टर के अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात होती है। तो यहाँ पे इस तरह से दो प्लेट होते हैं, ठीक है, एक के ऊपर जनरली होता है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर होता है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। मान लो इसका जो एरिया है ए है, मान लो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है, मीडियम जो है एप्सिलॉन नॉट है। तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो आती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ए जो होता है एरिया ऑफ द प्लेट, डी जो होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, एप्सिलॉन नॉट जो होता है इनके बीच में जो मीडियम होता है। अगर ये मीडियम बदल दिया जाए, जैसे इसके जगह डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, जैसे यहाँ पर कोई मीडियम रख दिया जाए जो कि के हो और पूरा मीडियम में इस तरह से फैला हो, जो कि डी डिस्टेंस में हो, एरिया ए हो, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस हो जाएगा ना, हो जाएगा के टाइम्स ऑफ सी। तो सी इक्विवेलेंट हो जाता है, वो आ जाता है के टाइम्स ऑफ ई। के जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। के क्या होता है? के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या तो आप इसको एप्सिलॉन नॉट आर मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हो, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट आर दिया हो या के दिया हो, तो अब सी इक्विवेलेंट जो होता है वो के टाइम्स ऑफ सी हो जाता है, ओके। तो मतलब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हो तो ये हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो हमारा जो कि सी इक्विवेलेंट होता है वो के टाइम्स ऑफ सी हो जाता है, ओके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, हमारा आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है फोर्स ऑन ए कैपेसिटर। तो इस तरह दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा, जो फोर्स का फॉर्मूला हमारा आता है वो आता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फोर्स है। जो क्यू होता है चार्ज, किसी भी एक का चार्ज अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और जनरली याद रखना कि हम चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट लेते हैं, ओके। और क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, ए एरिया, एप्सिलॉन नॉट मीडियम, इस तरह से क्यू हो जाए चार्ज हो गया। ये होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर, ठीक है। अदर प्लेट की वजह से एक प्लेट पे कितना फोर्स आता है उसका ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद बात करते हैं एनर्जी की। तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं। तो 3 फॉर्मूले कौन से होते हैं डिफरेंट टर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और एक फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, या तो आप लिख सकते हो इसका जो फॉर्मूला तीसरा हो जाता है वो हाफ ऑफ क्यू इंटू वी। तो आपको जो टर्म दिए हैं उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप। अगर चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, और चार्ज और वोल्टेज दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना। डिफरेंट फार्मूला है, एक ही फॉर्मूला से ऊपर से आप निकाल सकते हो। जैसे क्यू स्क्वायर अपॉन 2c है ना, उसकी जगह क्यू इक्वल टू सी वी डाल दोगे तो आपका दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा हाफ, और v की जगह पर q बाई सी डाल दोगे तो तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। सारे फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, एकदम सिंपल है, एक के ऊपर से आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, लिखता हूं यहां पर, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी पर, इसमें जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं हम कैपेसिटर, इसका जो फॉर्मूला आता है एनर्जी डेंसिटी का वो होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो है मीडियम है और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मीडियम दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से कैपेसिटर लगे हों अगर, ठीक है, जैसे ये C1 है, ये C2 है, C3 है, तीनों सीरीज में लगे हों, तो इसका 1/C इक्विवेलेंट लिखते हैं, हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर सिर्फ 2 ही कैपेसिटर लगा हो इस तरह से C1 और C2, तो इसको हम शॉर्टकट लिखते हैं, C इक्विवेलेंट हो जाता है हमारा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा चार्ज कांस्टेंट रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है? चार्ज इज कांस्टेंट। और अगर टोटल पोटेंशियल इसके अक्रॉस V हो इस तरह से, तो V पोटेंशियल है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, V1 ये हो जाता है V2, ये हो जाता है V3, और V इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, पोटेंशियल डिवाइड होता है, चार्ज जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है, किसके? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और C इक्विवेलेंट क्या आ गया? और अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर हो, फॉर एग्जांपल अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर हो, तब फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम C इक्विवेलेंट का? हो जाएगा C/N, ठीक है। जब 2 कैपेसिटर हो तो C/2, 3 हो तो C/3, N हो तो C/N। ये हमारा होता था N आइडेंटिकल कैपेसिटर में, ठीक है। इतनी बात याद रखना कि इसके अंदर पोटेंशियल जो है डिवाइड होता है। ओके, याद है इसके हमने 2 केसेस किए। आपको सिंपल सर्किट सॉल्व करने का केसेस हमने सिखाया था, किस तरह से हमारे पास 2 कैपेसिटर हो जो कि है C1 और ये है C2। अब मान लो कि ये B पोटेंशियल से इस तरह से है इसके अक्रॉस, तो इसके ऊपर पोटेंशियल आएगा V1, इसके ऊपर पोटेंशियल आएगा V2। तो ये बिकॉज ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है। तो चार्ज कांस्टेंट होगा तो अगर मैं लिखूंगा C = Q/B, तो चार्ज कांस्टेंट है तो कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि C1/C2 इज इक्वल टू V2/V1। तो डायरेक्टली आप पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो इससे वोल्टेज का रेशियो इससे फाइंड कर सकते हो। देखो V2/V1 फाइंड करना हो ना, तो आपको C1/C2 कर देना। ध्यान रखना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बिकॉज ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और V इक्वल टू लिखना V1 प्लस V2, तो इससे आपको पोटेंशियल जो है मिल जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 कैपेसिटर दिया हो, देखो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V आ रहा है, तो ये देखो यहाँ पर C1/C2 करूँगा तो V2/V1 आ जाएगा। ओके, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 यूज कर लूँ, इसके ऊपर से आप पूरा आंसर निकाल सकते हो। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इतनी बातें होती हैं। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट आ सकता है? उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो है चार्ज वेरी करता है, ठीक है। वोल्टेज कांस्टेंट होता है और चार्ज वेरी करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पैरेलल में हो तो हमारा जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn डायरेक्टली हो जाएगा। और अगर हमारे पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा n टाइम्स ऑफ C, अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा नहीं, इसके ऊपर खाली इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर सपोज जैसे इस तरह से मान लो कि हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, ये जो है C1 है, ये C2 है, इसके अक्रॉस चार्ज जो है Q1 हो जाएगा, इसके अक्रॉस चार्ज हो जाएगा Q2। पोटेंशियल तो दोनों में कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, Q = CV, पोटेंशियल कांस्टेंट, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब चार्ज जो है कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मेरे को Q1/Q2 फाइंड करना हो तो मैं डायरेक्टली C1/C2 कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर से मेरे को चार्ज मिल जाएंगे। देखो सीरीज होगा तो आपको पोटेंशियल पूछेंगे, अगर पैरेलल होगा तो चार्ज पूछेंगे, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और आगे यूज कर सकते हो आप Q = Q1 प्लस Q2, तो आपको चार्ज की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू मिल जाता है, एकदम बहुत ही सिंपल सुडल फॉर्मूला है, एकदम डायरेक्टली नोट कर लो आप। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में इतनी बात। और एक फॉर्मूला होता है कॉमन पोटेंशियल का। मतलब कॉमन पोटेंशियल क्या, जैसे कि इस तरह से हमारे पास एक C1 कैपेसिटर जिसका पोटेंशियल है V1, ये C1 है, पोटेंशियल है V1, और ये C2 है, और इसको कनेक्ट कर दिया आपने पोटेंशियल V2 से। और बाद में क्या किया आपने, C1 और C2 दोनों को कनेक्ट कर दिया, C1
और C2, इस तरह से दोनों को अपने कनेक्ट कर दिया। तो इसमें हमारा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है जो कि होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। मतलब दोनों के बीच में कॉमन पोटेंशियल कितना होगा उसके ऊपर से हमने फॉर्मूला निकाल दिया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। तो कितना पोटेंशियल आ रहा है ये हमारा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉमन पोटेंशियल का। ठीक है, और ये हमारा इस तरह से मतलब एक V1 से कनेक्ट कर दिया, दूसरा V2 से, उसके ऊपर जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है ये आता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्फीयर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल मतलब कैपेसिटर दिया हो और सिलिंड्रिकल स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिया हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिया हो इस तरह से, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है हम लिख देते हैं, जैसे कि हमारे पास इस तरह से दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो, इसका रेडियस है R हो, इसका B हो, इसका चार्ज Q हो, जैसे माइनस Q चार्ज, यहाँ पर प्लस Q चार्ज। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला जो आता है वो C इक्वल टू लिखता हूँ मैं 4πε0 AB अपॉन A माइनस B। डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, कभी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के केस में ये फॉर्मूला आता है। और सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस हो तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर तो उस केस में क्या होता है, इस तरह से हमारे पास सिलेंडर है मान लो, जिसका रेडियस है मान लो A, और कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर हो तो इसका रेडियस मान लो A, और सॉरी बाहर का रेडियस मान लो B है और अंदर का रेडियस मान लो A है। ठीक है, तो उसके इसमें हमारा जो फॉर्मूला आता है C इक्विवेलेंट का वो आता है 2πε0 अपॉन ln ऑफ B/A। इस तरह से इसका फॉर्मूला आता है। ठीक है, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ओके, 2πε0 अपॉन ln ऑफ B/A, इसका रेडियस A, इसका रेडियस B हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है डाइपोल वाला पोटेंशियल एनर्जी वाला, ये कॉन्सेप्ट रह गया है तो इसको बता देता हूँ एक बार आपको। वो मैं टॉपिक देखा नहीं जल्दी जल्दी में, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पापा इस तरह डाइपोल हो -Q और +Q, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो तो उसके ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगती है उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है -P.E, इसको मैं लिख सकता हूँ -PE cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आता है। ठीक है, डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है। इसका अगर जनरल फॉर्मूला लिखें तो हो जाएगा PE cos θ1 cos θ2। इस तरह से फॉर्मूला डायरेक्ट जनरल आता है। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला आता है। और वर्क डन, अगर वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन हो जाएगा U2 U1। दो पॉइंट के बीच में वर्क डन निकालना हो तो U2 U1। जैसे कि इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज़ करना और हमसे वर्क डन मिल जाएगा। ओके, तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, यही रह गया था, इसको हमने कर लिया। तो अब हम करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। तो अब हम चैप्टर 3 करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके अंदर हमारा जो पहला टर्म आता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एरिया। मतलब इस तरह से लिखते हैं, एक यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितने चार्जेस पास कर रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, उसके ऊपर से हम करंट की वैल्यू लिखते हैं I = dq/dt। ठीक है, या तो आप इसको लिख दो, अगर हम ऐसे लिखे तो लिखूंगा q/t, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्ज पास कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और इसका अगर एवरेज करंट अगर हमको फाइंड करना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पर Q2 - Q1 अपॉन T2 - T1। ये हो जाता है हमारा एवरेज करंट, जिसको मैं लिख सकता हूँ ΔQ/ΔT। और अगर हमको इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पॉइंट पर, देखो यहाँ पर दो टाइम के बीच में अगर हमको टाइम इंटरवल दिया हो करंट फाइंड करना हो तो एवरेज करंट फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हमको इंस्टेंटेनियस करंट पूछें, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक इंस्टेंट पे, तो हम करंट के जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हो जाएगा I हो जाएगा dq/dt। इस तरह से हमको फॉर्मूला, मतलब अगर हमको चार्ज दिया होगा तो हमको चार्ज को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे चार्ज की वैल्यू कर दिया हो t² + 1, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, dq/dt फाइंड करोगे तो हो जाएगा 2t।
ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट इस तरह से आपको करना पड़ेगा अगर हमको इंस्टेंटेनियस करंट दिया हो। लेकिन अगर चार्ज हमको दिया हो और उसके ऊपर से हमको करंट पूछे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको करंट दिया हो और चार्ज पूछे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और चार्ज दिया हो करंट पूछे तो हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला से। चार्ज पासिंग यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड पर यूनिट टाइम, ये मतलब करंट। और I इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q बाई टी। देखो I इक्वल टू लिख सकता हूँ Q बाई टी। अब इसके भी डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं। टाइम की जगह पर आप अगर रख दोगे, टाइम की जगह पर 2 पाई एफ, मतलब 2 पाई एफ होता है ना फ्रीक्वेंसी, इस तरह से रख दोगे तो मेरा जो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई एफ, इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर टाइम की जगह पर आप रख दोगे 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल टू क्यू बाई, टाइम पीरियड की जगह रख दो तो Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। इस तरह से आप डिफरेंट इसके फॉर्मूला निकाल सकते हो। या तो अगर टाइम पीरियड की जगह पर आप लिख दो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है ना, मतलब वेलोसिटी अपॉन आर। V क्या होता है मेरा, वेलोसिटी। तो I इक्वल टू लिख दूंगा मैं, देखो Q अपॉन, इसको मैं नीचे लिखूंगा तो हो जाएगा 2 पाई आर, इस तरह से QV अपॉन 2 पाई आर। ये मेरे डिफरेंट फॉर्मूलेस हैं। I इक्वल टू Q बाई टी, I इक्वल टू 2 पाई एफ, I इक्वल टू Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, QV अपॉन 2 पाई आर, वेयर V इज द वेलोसिटी, R इज द रेडियस। मतलब इस तरह से अगर सर्कुलर ऑर्बिट दिया हो और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है V वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, इसका रेडियस अगर R हो तो उस केस में ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अगर वो ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा होगा तो ये फॉर्मूला, अगर वो एफ फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा होगा तो ये फॉर्मूला। डिफरेंट फॉर्मूलास आ गए फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब फॉर्मूला किसके लिए हैं, फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये करंट की फॉर्मूला हो गया डिफरेंट फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तब आगे बात करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने याद है इस तरह से हमने कंडक्टर लिया था, आइसोलेटेड कंडक्टर, या हमने कंडक्टर लिया था जिसको हमने V पोटेंशियल डिफरेंस दिया था बाद में। तो हमने बोला था इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो V वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं। तो अगर मान लो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्शन में हो तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो होता है E बाई एम इंटू टाउ एवरेज, where tau average is the relaxation time। ठीक है, मतलब दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम लगता है उसको हमने टाइम बोला था टाउ। और ये जो होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। m क्या है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है, चार्ज है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस तरह से इसका चार्ज होता है। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसको अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखूं तो हो जाएगा E की जगह पर V बाई एल लिख सकता हूं, तो हो जाएगा EV अपॉन ML इंटू टाउ एवरेज, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, EV अपॉन ML इंटू टाउ एवरेज। V जो है पोटेंशियल है इस केस में, L जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, E जो है चार्ज, M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टाउ जो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। उसके बाद हम बात करते हैं आगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम वीना से याद रखते हैं। I इक्वल टू होता है VDENA, ये फॉर्मूला हम याद रखते हैं, I इक्वल टू VDENA। इसके अंदर आप VD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमारा जो करंट की वैल्यू फॉर्मूला हो जाएगी वो हो जाएगा EV अपॉन ML। देखो यहाँ पे इसके जगह हमने पुट किया इंटू टाउ इंटू ENA, ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं NE स्क्वायर टाउ अपॉन ML इंटू हो जाता है टाउ एवरेज। ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है ऑफ अ करंट। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाता है, फॉर्मूला ऑफ अ करंट। तो उसके ऊपर से हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, तो हमारा ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं हम करंट डेंसिटी की। सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अगर आपको एक भी फॉर्मूला आता है आप सारे फाइंड कर सकते हो। करंट डेंसिटी जो टर्म होता है उसको हमने बोला था करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया, जैसे हमारे पास इस तरह सरफेस हो, इसका एरिया वेक्टर है, और मान लो कि हमारे पास
इस तरह से करंट, जैसे कि हमारे पास इस तरह से करंट फ्लो कर रहा हो, तो करंट जो जे होता है देखो जे, जिसको हम करंट डेंसिटी जे से बोलते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाता है I/A। इस तरह से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। या तो अगर मेरे को करंट दिया हो तो मैं लिख सकता हूँ I = होता है J.A, जिसको मैं लिख सकता हूँ JA cos थीटा। ठीक है, JA cos थीटा, दिस डायरेक्शन ऑफ J एंड A, JA cos थीटा, इस तरह से I का फॉर्मूला आ जाता है। अगर हमको वेरिएबल दिया हो तो इस तरह से हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, DA वेक्टर लेके हमको इंटीग्रेट करना पड़ सकता है करंट डेंसिटी का टर्म। ये फॉर्मूला होता है I/A, जो कि होता है करंट डेंसिटी का। ओके, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, करंट डेंसिटी हो गया, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डेल्टा I। तो इसका V हो जाता है, नीचे करंट, हमने करंट का फॉर्मूला निकाला ना, करंट का फॉर्मूला क्या आया था हमारा? देखो I = होता था VD/E/NA, और VD जगह क्या लिखा था हमने? EV/ml इंटू टाउ एवरेज इंटू E/NA। इसके अंदर सारी वैल्यू इसके अंदर आप पुट करोगे, करंट की वैल्यू आप पुट करोगे, तो आपको जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा ml/NE² टाउ A। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है रेजिस्टेंस का, ml/NE² टाउ A। अब खाली एक फॉर्मूला ये याद रखो, इसके ऊपर से हम सारे फॉर्मूले निकाल लेंगे। अब ये फॉर्मूला याद रखो, ml/NE² टाउ A। ध्यान से आप देखोगे तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। ये सारी वैल्यू तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होते हैं, और E जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो कांस्टेंट होता है, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस जो होता है, ये सारे कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो, ये सारे कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रो। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आती है वो आती है ρL/A। ठीक है, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, ये सारे कांस्टेंट को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आती है? m/NE² टाउ। ये हमारे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। कभी कभार कंडक्टिविटी पूछ लेते हैं, तो कंडक्टिविटी जो होता है, जिसको हम सिग्मा से डिफाइन करते हैं, वो होता है 1 रेजिस्टिविटी। जिसका जो फॉर्मूला जाता है वो आ जाता है NE² टाउ/n। तो कोई भी आपको एग्जाम में पूछे, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो रेजिस्टिविटी भी निकाल लोगे इसके अंदर से, आप कंडक्टिविटी भी निकाल लोगे, और I = VD/E/NA से आप करंट भी निकाल सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप सारे फॉर्मूला इसके अंदर से निकाल सकते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। और एक टर्म यूज होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी कभी NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से और CBSE में ये टर्म यूज डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला लिखूँ अगर E/m इंटू टाउ एवरेज अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E से E कैंसिल, इसका फॉर्मूला आ जाता है E टाउ अपॉन m, इस तरह से। लेकिन आप ये फॉर्मूला याद रखो कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है हमको कि अगर हमारे पास टेम्परेचर वो सब, प्रेशर वो सब कांस्टेंट हो, तो जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आएगा। ठीक है, याद रखना, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहता है, वो क्या करते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, ये गलत है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था पता है? कि मतलब I जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट का उन्होंने रिलेशन दिया था। दोनों बात अलग अलग है, V इज प्रोपोर्शनल टू I अलग है, I इज प्रोपोर्शनल टू V अलग है। आपको नहीं, अगर नहीं पता है तो आपको ये फॉर्मूला नोट कर लो, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, इसके अंदर जो कांस्टेंट यूज करते हैं रेजिस्टेंस का, उसका फॉर्मूला भी हमने नोट ही कर लिया है। और इसका वेक्टर फॉर्म में लिखें, देखो इसका हम लिख सकते हैं V = IR, जो कि R होता है वो उसका कांस्टेंट होता है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो V की जगह पर हम लिखते हैं E। ठीक है, और करंट की जगह पर हम लिखते हैं, यहाँ पर देखो करंट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर करंट डेंसिटी जो कि मैं लिखूंगा J, और रेजिस्टेंस की जगह पर हम क्या लिखते हैं, उसका रेजिस्टिविटी लिखते हैं रो। ठीक है,
तो इस तरह से मेरा फॉर्मूला जो आ रहा है E इक्वल टू रो जे, ये मेरा फॉर्मूला है ऑफ अ ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। E इक्वल टू रो जे, या तो इसको मैं लिख सकता हूँ J इक्वल टू सिग्मा ई, J इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं सिग्मा ई, बिकॉज जो रो होता है वो होता है 1/, सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/, सिग्मा पुट करूँगा तो J इक्वल टू, या तो देखो E इक्वल टू रो जे आ रहा है और J इक्वल टू सिग्मा ई, ये दो फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैंने कैसे निकाला, देखो यहाँ पे V की जगह पर उसका रिलेटेड क्या होता है E, I की जगह पर J करंट डेंसिटी और रेजिस्टेंस की जगह पर रेजिस्टिविटी, तो E इक्वल टू रो जे ये फॉर्मूला ये हमने डिराइव किया था, लेकिन ये सिर्फ याद रखने का तरीका, इस तरह से आप लिख सकते हो। और रो की जगह पर 1/, सिग्मा लिखोगे तो J इक्वल टू हो जाता है सिग्मा इंटू E। ओके, ये फॉर्मूला हमारा ओम्स लॉ। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला टर्म आ रहा है तो उसको भी हम समझ लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टेंस, तो उसके अंदर हमने बात की थी कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स के केस के अंदर क्या होता है, अगर कंडक्टर्स दिया हो तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगा। सेमीकंडक्टर में उसका उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है। और बहुत ऐसे एलॉय होते हैं जैसे मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटिन हो गया, उसके अंदर क्या है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहता है। ओके, तब हमने इतनी बात कर ली। इसका जो फॉर्मूला होता है टेम्परेचर का, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ R इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा dt, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस का मीन्स इसके अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं। ये R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। अल्फा जो होता है वो क्या होता है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, कोफिशिएंट। ओके, और हमारा टाइम टी डेल्टा टी है, मीन्स टेम्परेचर का डिफरेंस, इसको D2 माइनस T1 लिख सकते हो आप, T2 माइनस T1। ठीक है, इस तरह से आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा dt, या तो आप इसको रेजिस्टिविटी के टर्म में भी लिख सकते हो, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा dt। ओके, तो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ भी हो गया। अब बात करते हैं कलर कोडिंग की। तो कलर कोडिंग वाला आपने सीखा होगा, याद है कार्बन होता है, उसके अंदर 4 बैंड्स होते हैं इस तरह के, दिखाता हूँ आपको, याद है हमारे पास इस तरह से हमने कार्बन रजिस्टर लिया था जिसके अंदर 4 बैंड्स होते हैं। ये पहला बैंड, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड और ये चौथा बैंड, ये 1 2 3 4। इसका कलर को, इसके अंदर 4 कलर कोडिंग होते हैं। तो हमने देखा था कि पहला 2 है वो नंबर को दिखाते हैं, तीसरा जो होता है वो मल्टीप्लायर को दिखाता है। ठीक है, पहला 2 क्या दिखाता है हमको, नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर। तीसरा जो है मल्टीप्लायर, और चौथा जो हमको दिखाता है टॉलरेंस, मतलब कितना एरर हो गया उसके अंदर, वो हमको दिखाता है। और इसको याद रखने का हमने तरीका देखा था कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। हमने इसका याद रखने तरीका लिखा था ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इसमें जो बी होता है, पहला होता है ब्लैक और दूसरा होता है ब्राउन, तीसरा होता है यहाँ पर रेड, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर यहाँ पे जो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा ऑफ, ये होता है मेरा ग्रीन, ये होता है मेरा ब्लू, ये होता है मेरा वायलेट, फिर ये जी होता है ग्रे और ये होता है मेरा वाइट। इस तरह के डिफरेंट फॉर्मूले हैं, सॉरी इसका इस याद रखने का तरीका है। और हमने देखा था इसका इस तरह से होता है, देखो ब्लैक का बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो हमने लिखा था ब्लैक के सामने 0 आता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद पहले दो देखो,
पहले दो में ये लिखना होता है, उसके बाद तीसरा ये हमारा क्या है नंबर, फिर इसके बाद आता है मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻0, यहाँ पे होता है 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, इस तरह से डॉट डॉट 10⁻9 तक। उसके बाद टॉलरेंस का ध्यान रखो आप, ये टॉलरेंस का हमने याद किया था। टॉलरेंस सिर्फ 3 का ही होता है, सिर्फ गोल्ड का, सिल्वर का और नो कलर। ठीक है, मतलब एरर कितना है, तो गोल्ड में 5% का एरर होता है, सिल्वर में 10% का एरर होता है और नो कलर दिया हो तो 20% का इस तरह से एरर होता है। तो एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि मान लो यहाँ पे सपोज ब्लू कलर है, मान लो यहाँ पे रेड कलर है, मान लो यहाँ पे ग्रीन कलर है और मान लो यहाँ पे जो है गोल्ड है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस आप किस तरह से लिखोगे, सबसे पहले दो को नंबर लिखना है। ठीक है, ब्लू, तो ब्लू के आगे क्या है देखो, ब्लू ये 6, तो ब्लू के आगे 6 है। ठीक है, तो दूसरा भी क्या है रेड, रेड के आगे क्या है देखो 2 है, तो रेड के आगे लिखोगे 2, अब मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज मल्टीप्लायर आ रहा है। दूसरा क्या है ग्रीन, तो ग्रीन के आगे देखो कितना मल्टीप्लायर है 10⁻4, तो यहाँ पे लिखोगे 10⁻4। और एरर बिकॉज गोल्ड है तो एरर आएगा ±5% का। तो इसका रेजिस्टेंस इस तरह से आप निकालते हो। ओके, तो ये मेरा एक एग्जांपल से मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से रेजिस्टेंस निकालते हैं फॉर कलर कोडिंग। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो किसी भी केस में सिर्फ जो टॉलरेंस होता है ना, सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और नो कलर दिया हो तो उसका टॉलरेंस होता है, बाकी किसी केस में टॉलरेंस नहीं आता। ठीक है, तो हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज में इस तरह से रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, ये R1 ये R2 इस तरह सीरीज में कनेक्टेड हो, तो जो R इक्विवेलेंट हो जाता है वो जाता है R1 + R2 अप टू डैश RN। ठीक है, और या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है वो करंट कांस्टेंट होता है, करंट इज सेम, और पोटेंशियल इसके अंदर कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, करंट हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका ये फॉर्मूला होता है, अगर n आइडेंटिकल हो, अगर आइडेंटिकल हो तो उस केस में जो R इक्विवेलेंट आता है वो आता है n टाइम्स ऑफ R, है ना। R इक्विवेलेंट आता है n टाइम्स ऑफ R। यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। मान लो इसके ऊपर पोटेंशियल डिवाइड हुआ V1 और यहाँ पर डिवाइड हुआ V2, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, देखो बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट है तो I इक्वल टू लिख सकता हूँ, देखो V/R। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं V इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं IR। तो करंट कांस्टेंट है तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। देखो मैं किस तरह से निकालता हूँ, मैंने कुछ याद नहीं रखा है, मेरे को पता है करंट कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आएगा। तो अगर मेरे को V1/V2 निकालना हो तो V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 कर सकता हूँ और V इक्वल टू V1 + V2 कर सकता हूँ। इससे क्या है कि आप दोनों का पोटेंशियल निकाल सकते हो। मैंने कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखा है, सिर्फ तरीका याद रखा है किस तरह से उसको किया जाता है। ओके, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो करंट कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसके ऊपर से ये फॉर्मूला है। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इतनी ही बातें होती हैं। हम बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट है कि नहीं, ये R1 ये R2। अब इसके अंदर क्या होता है कि करंट डिवाइड होता है ना। इसके अंदर क्या होता है कि करंट जो है यहाँ से आया तो यहाँ पे I1 करंट गया और यहाँ पे I2 करंट इस तरह से डिवाइड होता है और पोटेंशियल जो है कांस्टेंट होता है दोनों के अक्रॉस। तो इसके ऊपर से हम लिखते हैं R इक्विवेलेंट लिखता हूँ मैं, हो जाता है R1, देखो R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 + R2। अगर दो हों तो, अगर बहुत सारे हों तो R इक्विवेलेंट लिखोगे आप 1/R1 + 1/R2, इस तरह से 1/Rn तक आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर बहुत सारे हो तो, दो हो तो इस तरह से डायरेक्टली आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो।
और आइडेंटिकल हो, अगर n आइडेंटिकल हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा R/n। ये किसके अंदर, आइडेंटिकल केस के अंदर ये फॉर्मूला हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि करंट डिवाइड होता है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं I = I1 + I2, करंट डिवाइड हो रहा है। और बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो देखो I = मैं लिख सकता हूँ V/R, पोटेंशियल कांस्टेंट, तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो अगर मेरे को I1/I2 ढूंढना हो तो मैं R2/R1 कर सकता हूँ, ठीक है, उल्टा देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो R2/R1। तो अगर करंट पूछो डायरेक्टली इसके अंदर कितना करंट जाएगा तो आप डायरेक्टली R2/R1 करके और बाद में ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना I = I1 + I2। तो उसके ऊपर से क्या है कि आप करंट जो है इजीली ढूंढ सकते हो, ठीक है। इस तरह से डायरेक्टली फॉर्मूला होते हैं कि करंट फाइंड कर लिया जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। ओके, इसके बाद हमारा आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, अगर आपको लेक्चर लंबा लग रहा हो तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर भी देख सकते हो उसको। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि इस तरह से हमारे पास होते हैं, ठीक है। और इस बीच में अगर हमको आप 5वां रेजिस्टेंस दिया हो और इस तरह से कनेक्टेड हो, ठीक है, मान लो ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है और ये R5 है। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो यहाँ पर I5 = हो जाएगा 0। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो I5 = 0 हो जाएगा। और हमारा जो फॉर्मूला आता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का वो होता है R1/R2 = होता है R3/R4। R5 में जो करंट है उसकी वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। R5 में जो करंट की वैल्यू हो जाती है 0, सारा करंट यहाँ से आएगा और पूरा करंट जो है यहाँ से इस तरह से करंट जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और पूरा का पूरा करंट यहाँ से आई चला जाएगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है। और डिफरेंट इसके अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं। इनफाइनाइट नेटवर्क वाला होता है, लेकिन उसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट नेटवर्क में क्या होता है कि आपको मान लेना होता है कि वो जो पूरा होता है वो उसको एक्स रेजिस्टेंस मान के आपको पूरा सॉल्व कर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज की। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज के दो केस होते हैं। जो पहला जो केस होता है वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता है, मीन्स जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो। चार्ज होगा मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। जब बैटरी चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है, बैटरी जब चार्ज हो रहा हो तो बैटरी चार्ज होगा, इसका मतलब क्या है कि करंट जो है बैटरी के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज जैसे कि इन्वर्टर होता है हमारा, इन्वर्टर को हम चार्ज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम इन्वर्टर के अंदर करंट भेज रहे हैं, हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, बैटरी से चार्ज ले नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर करेगा, इस तरह से उसका साइन होगा, इस तरह चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो उसके अंदर जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज आता है वो ईएमएफ से भी बढ़ा जाता है, E + IR। जब हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है वो ईएमएफ से भी बढ़ा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर डिस्चार्जिंग केस हो तो, अगर डिस्चार्जिंग कंडीशन हो तो हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज आता है वो आता है E - IR। उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से करंट जो होता है इस तरह से आता है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करता है करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है। तो क्या है कि बैटरी जो है डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग केस में क्या होता है कि E - IR। ये जनरली केस में हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार इसको पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप नोट करना कि करंट अगर बैटरी में अंदर एंटर कर रहा होगा तो चार्जिंग, बैटरी से बाहर निकल रहा होगा तो डिस्चार्जिंग। तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया। अगर इस तरह सर्किट दी हो जिसके अंदर ये रेजिस्टेंस R हो मान लो, और इसके अंदर जो है इस तरह से सेल कनेक्टेड हो, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका स्मॉल r हो, उसका E हो, तो हम लिखते हैं करंट इक्वल टू हो जाता है E/R + R। ये हमारा करंट का फॉर्मूला होता है। और टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आ जाएगा E - IR।
ठीक है, अगर डिस्चार्जिंग केस का हो तो। अगर करंट जो है नॉर्मली तो डिस्चार्जिंग केस का ही होता है, लेकिन कभी कभार क्या है कि चार्जिंग और बैटरी का पूछ लेते हैं, तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना होता है। ओके, तो टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बारी आती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखते हैं एक बार। मतलब इस तरह से हमारे पास सेल्स हो डिफरेंट डिफरेंट, इसका रेजिस्टेंस R1 हो, दूसरा सेल हो रेजिस्टेंस R2 हो, तीसरा सेल हो रेजिस्टेंस R3, इस तरह से हो। ये सेल E1 हो रेजिस्टेंस R1, E2 हो रेजिस्टेंस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। E3 पहले सीरीज की बात कर ले रहा हूँ मैं। तो इस तरह से कनेक्शन होगा उसके अंदर। ध्यान रखना मैंने पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कनेक्ट किया है। तो इसमें जो हमारा E का फॉर्मूला आएगा इक्विवेलेंट का, वो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट EN, और जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा R1 प्लस R2 डॉट डॉट RN। इस तरह से फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और अगर N हो तो यहाँ पर अगर N आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल वाले केस में क्या होगा, फॉर्मूला E इक्विवेलेंट का हो जाएगा N टाइम्स ऑफ E, और R इक्विवेलेंट का हो जाएगा N टाइम्स ऑफ R। ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। अगर सेल को हम उल्टा कनेक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, अगर हम सेल को मतलब अगर उल्टा कनेक्ट कर दें मीन्स रॉन्ग कनेक्ट कर दें, रॉन्ग कनेक्टेड, मतलब कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पे इस तरह से E1 हो, यहाँ पे R1, यहाँ पे E2, यहाँ पे R2, यहाँ पे देखो ध्यान से मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव को साथ में इस तरह से कनेक्ट कर दिया, मतलब सेल को मैंने रॉन्ग कनेक्ट कर दिया। तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है, मान लो हमने N सेल को, मान लो हमने N सेल को रॉन्ग कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सॉरी M सेल को हमने रॉन्ग कनेक्ट कर दिया, और M लेता हूं मैं और N लेता हूं मैं टोटल सेल्स, L लेता हूं मैं टोटल सेल्स। N क्या है टोटल सेल्स, उसमें से M सेल को मैंने रॉन्ग कनेक्ट कर दिया। इस केस में जो E नेट का फॉर्मूला जो हो जाता है वो जाता है N माइनस ऑफ 2M इंटू E, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हम 3 सेल हो तो N हो जाए 3, और उसमें से एक सेल को हमने रॉन्ग कनेक्ट कर दिया तो M की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, तो हमारा जो नेट आंसर आएगा वो E आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन R इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला जाएगा वो जाएगा N टाइम्स ऑफ R, बिकॉज रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ेगा वो सेल पर पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी बात हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है उसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस तरह से सेल कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में, ठीक है। ये क्या है मेरा E1, ये मेरा R1, ये E2, ये R2, ये E3, ये R3। इसके अंदर जो E इक्विवेलेंट आ जाता है वो होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डॉट डॉट करके, और नीचे हो जाता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट करके, जो भी इसका एंड तक जा रहा हो, ओके। और इसका जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, ये पैरेलल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन, इस तरह से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस हो जाएगा 1 अपॉन R2 डॉट डॉट करके 1 अपॉन Rn तक, इस तरह से। अगर n आइडेंटिकल हो, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से, इंपॉर्टेंट, n आइडेंटिकल हो तो इस केस में E इक्विवेलेंट आ जाता है E के इक्वल, ठीक है। E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, E के इक्वल, बिकॉज सोचो n टाइम्स ऑफ E हो जाएगा, नीचे भी n आता है, n से n कैंसिल, और जो R इक्विवेलेंट आ जाता है वो हो जाता है R बाई n। ये बात ध्यान रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि n अगर आइडेंटिकल सेल्स कनेक्ट कर दिया तो E इक्विवेलेंट जो होता है सेम हो जाता है, ठीक है।
ई के इक्वल ही आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी एन का टर्म आएगा, यहाँ पे भी एन का टर्म आएगा, दोनों कैंसिल हो जाता है। ओके, इस केस में। और इसमें अगर रॉन्ग कनेक्ट कर दिया, अगर इसके अंदर आप रॉन्ग कनेक्ट कर दोगे ना, रॉन्गली कनेक्ट कर दोगे, तो इसका जो मतलब ये जो हो जाएगा, इसको हम नेगेटिव साइन से चेंज कर देंगे। मतलब जैसे कि दो सेल इस तरह से कनेक्टेड हो, E1 और यहाँ पे है R1, यहाँ पे है E2, यहाँ पे है R2, यहाँ पे है E3, यहाँ पे है R3। इसको हमने रॉन्ग कनेक्ट कर दे रहा हूँ, इसको मैं इस तरह से कनेक्ट कर दे रहा हूँ रॉन्ग। तो मेरा फॉर्मूला जो आएगा ई नेट का हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस, देखो यहाँ पे ये रॉन्गली कनेक्टेड है ना, ये E3 वाला रॉन्गली कनेक्टेड है, माइनस ऑफ E3/R3, और नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट 1/Rn तक। ठीक है, लेकिन R इक्विवेलेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखूंगा तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस जो है इसका उल्टा फुल्टा कनेक्ट करने से कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। तो हमारा बात हो गई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। हम बात करते हैं अब किरचॉफ लॉ की। ठीक है, किरचॉफ लॉ क्या कहता है हमको? तो किरचॉफ के हमारे पास दो लॉ हैं, एक होता है किरचॉफ्स करंट लॉ और एक होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है कि अगर एक जंक्शन हो हमारे पास, तो जंक्शन पर नेट करंट जीरो होगा। किरचॉफ करंट लॉ, तो हमारे पास इस तरह से जंक्शन हो, मान लो यहाँ से करंट आया I1, यहाँ पे करंट गया I2, यहाँ से करंट गया I3 और यहाँ पे करंट गया I4। तो जो I1 इक्वल टू होगा I2 प्लस I3 प्लस I4। ये होता है किरचॉफ का करंट लॉ। नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। ठीक है, और किरचॉफ का जो करंट लॉ होता है ना, वो बेस्ड होता है अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ का करंट लॉ किसके कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। और दूसरी बात होती है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ की वोल्टेज लॉ की बात कर लेते हैं, तो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो वोल्टेज लॉ कहता क्या है कि हमारे पास इस तरह से लूप हो, अगर जिसके अंदर इस तरह से पोटेंशियल हो, इस तरह से रेजिस्टेंस हो, मान लो यहाँ पर दूसरा कोई भी पोटेंशियल हो, जैसे कि इसका E1 है, ये E2 है, ये रेजिस्टेंस R है, तो समेशन ऑफ डेल्टा V अक्रॉस अ क्लोज लूप इज जीरो। तो डेल्टा V अगर क्लोज लूप के अंदर मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है, बिकॉज जितना पोटेंशियल गेन होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा एक क्लोज लूप के अंदर। तो डेल्टा V इक्वल टू जीरो आता है। और थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर हम मूव कर रहे हैं, अब मतलब सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेंगे तो हम नेगेटिव लेते थे, और नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते तो हम पॉजिटिव लेते थे। और रजिस्टर के अंदर क्या होता है? रजिस्टर के अंदर जैसे कि इस तरह से रजिस्टर हो, मान लो इसके अंदर करंट का डायरेक्शन ये है, तो अगर हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम लेंगे नेगेटिव, अगर हम करंट के डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो हम लेंगे पॉजिटिव। ये हमारा डायरेक्शन था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मीटर ब्रिज का। ठीक है, दो ही कॉन्सेप्ट बचा है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। तो हमारा चैप्टर 3 जो है वो एंड हो जाएगा। तो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारे पास इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स हो, यहाँ पे हमारा नॉन रेजिस्टेंस होता है, ये हमारे पास मीटर 1 मीटर का वायर होता है। ठीक है, और हमारे पास L लेंथ का जिस तरह से वायर होता है। ठीक है, ये जो लेंथ होता है ये पूरा 1 मीटर का होता है। और मान लेते हैं कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, जो कि जो है इस पॉइंट पर जो है जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं। मान लो ये लेंथ जो है मेरा L1 है, तो बाकी का लेंथ जो हो जाता है 100 माइनस L1। ये रेजिस्टेंस R हो, ये X, ये जो कि नॉन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर से हम लिखते हैं कि R/L1 इक्वल टू लिखते हैं हम X/100 माइनस ऑफ L1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। ठीक है, R/L1 इक्वल टू X/100 माइनस ऑफ L1। ये हमारा मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो उसके बाद आता है हमारा पोटेंशियोमीटर।
पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर डायरेक्टली एमसीक्यूज आते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली नोट कर लो क्या होता है। देखो ध्यान से, हमारे पास इस तरह से मान लो कि यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से अननोन सेल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अननोन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर होता है। मान लो जैसे कि हमारे पास ये V है, ये R1 है, ये हमारे पास जो लेंथ है, इसका जो G गैलोमीटर जो नल पॉइंट दिखा है, हमारा नल पॉइंट है जो कि एट लेंथ L1 आया है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा 3 केस होते हैं। सबसे पहला केस क्या होता है कि टू फाइंड अननोन EMF जिसकी वैल्यू E है, अननोन EMF हमको फाइंड करना हो तो अननोन EMF E इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, देखो यहाँ पे अननोन EMF क्या होगा, इसका V इक्वल टू L। देखो हमारा टोटल लेंथ मान लो L है, ये टोटल लेंथ हमारा L है, तो E इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन L इंटू हो जाएगा L1। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई L इंटू L1। V क्या है मेरे पास, टोटल पोटेंशियल, मतलब ये EMF इसका तो EMF हमको फाइंड करना है, ये टू फाइंड है, तो इसका ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, V बाई L इंटू L1। हमने इसका पूरा डेरिवेशन किया। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना हो तो इसको आप याद रख सकते हो इस तरह से। V बाई L, L क्या है, टोटल लेंथ है, V क्या है, टोटल पोटेंशियल मतलब है, सॉरी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, R1 क्या है वो भी यूज़ नहीं किया इसके अंदर फॉर्मूले, L1 जो है कौन से पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दिखाया। और इसके दूसरा केस होता है इसके अंदर कि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का, मतलब मान लो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, इसको कैपिटल रखो, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R हो, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि L1 सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R हो, मान लो हमारे पास देखो सेल हो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, तो इसके ऊपर से हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर कि L1 अपॉन L2 माइनस ऑफ 1 इंटू R। ठीक है, इस केस में हम ये फॉर्मूला लिखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। L1 जो होता है हमारा मतलब इनिशियली, मतलब जब सेल जो है डिस्कनेक्टेड हो, जैसे कि इस तरह से, ठीक है, हमारे पास इसको हम इस तरह से पूरे सर्किट बना देते हैं जिसका पास रेजिस्टेंस भी R होता है, इस तरह सर्किट। तो हमारे पास 2 की होती है, की 1 और की 2, उसके ऊपर से लेंथ L1 और L2 आता है, तो उसके ऊपर से हम फॉर्मूला लिखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का, जो कि आता है L1 अपॉन L2 माइनस ऑफ 1 इंटू R। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि L1 जो होगा वो बड़ा वाला लेंथ होगा, L2 जो छोटा वाला लेंथ होगा, डायरेक्ट दिया फॉर्मूला के अंदर पुट करो। R जो होता है रेजिस्टेंस होगा यहाँ का, तो रेजिस्टेंस पुट करके डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, इसके ऊपर से फॉर्मूला आता है इंटरनल रेजिस्टेंस का। और टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल को कंपेयर करना हो, अगर EMF ऑफ 2 सेल्स को कंपेयर करना हो तो उसका फॉर्मूला आता है E1 अपॉन E2 इक्वल टू होता है L1 अपॉन L2। डायरेक्टली आप 2 सेल के EMF को कंपेयर करना हो तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पावर की। तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू VI होता है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो सॉरी रेजिस्टेंस देखो इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, करंट कांस्टेंट हो तो सॉरी I2R ये फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, करंट कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, पोटेंशियल कांस्टेंट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, पावर कंपेयर कर सकते हो। ओके, ये दो, अगर पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दिया ये फॉर्मूला यूज़ करो, करंट और रेजिस्टेंस दिया ये फॉर्मूला यूज़ करो, पोटेंशियल और करंट दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ये हमारा था चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन। ओके, तो होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज हमने रिवीजन किया चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को क्लास 12 स्टूडेंट्स को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 का रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।